चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी समझ लिया था और साइन कन्वेंशन के बारे में भी देख लिया था कि कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। मैंने आपको रिटर्न डाउन करा दिया था, ठीक है। बस थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं क्या क्या पढ़ लिया था, फटाफट करते हैं। हमने मैं एक्सेलरेशन से बताना चालू कर रही हूँ। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे डिनोट कैसे करते हैं हम, स्मॉल जी से करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने ये बताया था कि हर ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमेशा एक फोर्स लगाता है। फोर्स नेचर में कैसा होता है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है एक फोर्स से। अब भाई फोर्स है, फोर्स हो गई तो और क्या होगी, साथ में साथ एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? ये फोर्स भाई अर्थ की वजह से आ रहा है। जब हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती हुई आती है। स्पीड बढ़ रही है यानी क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? एक फोर्स से चीजों को खींच रही है। तो अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है, और उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था। इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं तो है तो ये एक्सेलरेशन ही। बस हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, मोशन वाले चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन ए से पढ़ा है। यहाँ इसी को मैं जी लिख रही हूँ, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ की वजह से हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा यूनिट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट पहले भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी और अभी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। और एक्सेलरेशन क्या थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी, यानी इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ वैल्यू भी होगी और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ये लग रही होगी, ठीक है। सिंपल सा, जैसे मैंने बोला नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बता रही हूँ। चलो आगे चलते हैं, आज से शुरू करते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ रखा है। अब बात करते हैं भाई ये स्मॉल जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं कि स्मॉल जी का भाई फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए आप एक केस मान लीजिए। क्या मान लो भाई? कि कोई भी प्लैनेट है, एक छोटा सा कोई केस मान लो, कोई प्लैनेट है, अर्थ ही मान लो या कुछ भी मान लो, जिसका मास है बेटा m, ठीक है। और एक और इसके सरफेस पे एक और मास है, इस प्लैनेट के सरफेस पे एक और मास है जिसका एक इस प्लैनेट का मास से बड़ा वाला मास और इस छोटा सा मास का है m, ठीक है। अच्छा, सेंटर से हम नापते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया r, सिंपल सा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सारे बच्चे बताएंगे, F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब इसी फॉर्मूला को मैं इस पे लिखती हूँ, ध्यान से देखेंगे कैसे। तो फोर्स को मैंने अब भी वैसा लिखा, जी तो भैया हर जगह सेम है, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिवर्स में भी सेम रहेगा। अच्छा, इस जो m1 है मैं उसको ये बड़ा वाला मास ले लूँ, m1 को मैंने बड़ा वाला मास ले लिया, और ये जो m2 है मैं इसको छोटा वाला मास ले लूँ, तो मैंने यहाँ छोटा वाला मास ले लिया। और जो ये मेरा डिस्टेंस है इसको मैं r ले लूँ, क्योंकि वही डिस्टेंस ही है, मैंने इसका r का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। चलो अब हम निकाल रहे हैं भाई क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप लोग किस चीज़ की एक्सेलरेशन निकालोगे? प्लैनेट की एक्सेलरेशन निकाल पाओगे कि इस छोटे से मास की एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? ऑफ कोर्स छोटे से मास की। भाई प्लैनेट कितना खींच रहा है ये देखना बहुत मुश्किल है, देख भी नहीं पाओगे, ये तो बहुत निग्लिजिबल सा, इतना बड़ा सा प्लैनेट को छोटा थोड़ी ना ले रखा है, आपने पूरा प्लैनेट ले रखा है, तो प्लैनेट कितना एक्सेलरेट हो रहा है ये तो बहुत मुश्किल है देखना। यानी हम एक्सेलरेशन किसकी निकालेंगे? इस छोटे से मास की निकालेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, F इजिकल टू ma, ठीक है। ए मैंने लिख दिया। अब एक बात बताइए, मैं किस वाले मास का, कौन से मास लूं? ये वाला m लूं कि ये वाला m लूं? ऑफ कोर्स छोटा वाला लूंगी, क्योंकि उसी का एक्सेलरेशन निकाल रही हूं। इसका तो मैं निकाल भी नहीं पाऊंगी प्लैनेट का एक्सेलरेशन, तो मैं छोटा वाला मास लूंगी, सिंपल सा। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। कुछ नहीं करो, इक्वेट करते हैं। पहले इस f में ये जो f है इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, तो क्या लिखूंगी? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर और इजिकल टू ma। स्मॉल m से स्मॉल m गया, सिंपल सा, तो मेरा यहाँ पे आया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर,
और बेटा ये मैंने निकाला एक्सेलरेशन, तो क्या मैं इस ए की जगह जी लिख सकती हूँ? क्योंकि ये मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है, तो मैं इस ए की जगह जी लिख देती हूँ। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये स्कूल एग्जामिनेशन में आता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या कभी कभी इसको पूछा जाता है कि एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ध्यान से सवाल को सुनना, कभी कभी ये सवाल आता है कि एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, तो दोनों के बीच में बिल्कुल रिलेशन है। ठीक है, दोनों ही यूज हो रहा है फॉर्मूला में, तो जब भी ऐसा कुछ सवाल आएगा आपको करना कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ तक करेंगे, फिर इसकी वैल्यू एक बार मैं वैल्यू भी बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, वैसे सिलेबस में आपका है कैलकुलेशन। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो जी की जो वैल्यू होती है, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, यानी एक्सेलरेशन जो अर्थ लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब पूछोगे मैम ये 9.8 आपने कैसे लिख दिया? इसी फॉर्मूला पे समझाती हूँ। मैं अर्थ का लिख रही हूँ, तो मैं निकाल रही हूँ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, पुट कर देना, यहाँ मास अर्थ का पुट कर देना जितना सवाल में गिवन होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और यहाँ अर्थ का रेडियस पुट कर देना, उसका स्क्वायर कर लेना, पूरा कट कुटाते सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, जी अर्थ इज इक्वल टू 9.8 मीटर, 77 करके कुछ आती है, तो अप्रोक्स हम उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, किसी भी प्लैनेट का निकालने के लिए सक्षम हो तुम लोग अब। ठीक है, अर्थ की बात करूं, अगर मैं मून की बात करूं तो सब कुछ यही रहेगा, जी तो वैसे ही रहेगा, मास ले लो मून का, रेडियस ले लो मून का, सॉल्व करोगे कुछ मून का तो उसकी वैल्यू आती है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून का मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। ध्यान से देखोगे तो तुम ये पाओगे कि भाई मून की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है, बहुत कम है, देख के पाओ। तो फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ, फाइनली मैं इस कंक्लूजन से ये कह सकती हूँ कि मून पे जो ग्रेविटी है, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अर्थ से 1/6 है, अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 कम है वहाँ पे। ठीक है, कैसे पता करेंगे? इसी फॉर्मूला पे चीज़ें पुट करोगे तो अपना कैलकुलेशन करके निकाल लोगे। ठीक है, तो फिलहाल इससे याद रखना है आपको डेरिवेशन कैसे आया, और ये कैसे आया ये हम न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे आया नहीं इस पर न्यूमेरिकल आता है तो करेंगे तो आगे पता चलेगा। बाकी आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये कहाँ से होता है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ हम 9.8, और कभी कभी हम इसको न्यूमेरिकल्स में इसको हम 10 भी ले लेते हैं न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए। ठीक है, तो ये इतना करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमने थोड़ी इसके बारे में बातें कर ली। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे लिख दी, और वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ मार्क नहीं किया, बट ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए हैं कि सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। डिराइव द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी, या तो ये बहुत ईजी है तो आप यहाँ तक डिराइव करके छोड़ेंगे, ये डायग्राम बना देंगे और लिख देंगे, सपोज अ प्लैनेट मास कैपिटल एम, स्मॉल मास एम, स्मॉल एम, ऐसे करके लिख के ये डेरिवेशन यहाँ तक करके दिखाएंगे। और कभी कभी पूछेगा स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, तब भी वही करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन का मतलब चेंज दिखेगा, कुछ अंतर लगेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जी की वैल्यू लेते हैं 9.8, ठीक है, मैंने बता दिया कि हम सरफेस पे लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे हैं? अर्थ के सरफेस पे ही रहते हैं सब लोग, तो अर्थ की सरफेस पे तो हम 9.8 ले लो, लेकिन अगर आप कहीं और जाते हो तो थोड़ा बहुत आपको चीज़ें ऊपर नीचे मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कैसे मिलेंगी मैम, क्यों मिलेंगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो अर्थ आपको दिख रहा है ये पूरा स्फीयर नहीं होता। हम जैसा सोचते हैं ना कि वो बिल्कुल गोल होता है, तो एक्चुअली वो वैसा नहीं होता। वो इस शेप को बोलते हैं जियोइड शेप या इलिप्सॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब देखेंगे, ये शेप कुछ ऐसा है कि ये इस साइड से उभरा हुआ है, देखो साइड साइड से तो उभरा हुआ है, और यहाँ से थोड़ा पिचका पिचका टाइप का है, कुछ ऐसा है। ठीक है,
चलो, तो ये तो समझ में आया कि भाई अर्थ का शेप जैसा हम सोचते हैं कि गोल बिल्कुल फुटबॉल की तरफ, ये वैसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है भाई, यहाँ से उभरा हुआ है और यहाँ से पिचका हुआ है, जिसको हम जियोइड या इलिप्सॉइड बोलते हैं, ठीक है। मान लो तुम यहाँ पर हो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें तुम्हें यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है कि यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है? ऑफ कोर्स, यानी अगर आप इक्वेटर की तरफ, पता है ना ज्योग्राफी में पढ़े, इक्वेटर और पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर आप इक्वेटर की तरफ चलेंगे तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप पोल की तरफ चलोगे तो आपको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, सिंपल सा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ लिखूं कि अगर इसको तो मैं रेडियस बोल सकती कि नहीं बोल सकती, जिसको मैं बोल सकती हूँ रेडियस, इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ बेटा, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ। आप सेंटर पे हैं, ये हो गई इक्वेटर, ये हो गया मेरा पोल। चलिए यहाँ लिखती हूँ मैं रेडियस ऑफ पोल, ये लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती यहाँ पे, और यहाँ लिख सकती हूँ रेडियस ऑफ इक्वेटर, ठीक है। चले एक छोटा सा रिलेशन ये देखेंगे, ये मैं लिख सकती हूँ कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, ये बोल सकती कि नहीं बोल सकती? चलिए अब फॉर्मूला की बात करते हैं, जो फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपको डिराइव कराया था। फॉर्मूला क्या डिराइव कराया था भाई? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों खुद ही देखो कि स्मॉल जी और आर का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर किसी का रेडियस ज्यादा होगा तो उसका जी की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। यानी इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है, तो अगर आप इक्वेटर पे होंगे तो आपकी जो जी होगी वो कैसी होगी, वो कम होगा, 9.8 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। सेम वैसी बात करते हैं पोल की। भाई अगर पोल पे रेडियस कैसा है, रेडियस है कम, पोल पे रेडियस है कम, मैं यहाँ लिख देती हूँ पोल पे रेडियस है कम, तो जी कैसा होगा वहाँ पे, जी ज़्यादा होगा वहाँ पर इस रिलेशन से, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि पोल पे भाई रेडियस है कम, तो यहाँ पे मेरा जी कैसा है, जी मेरा ज़्यादा है, यही वेरिएशन है। लेकिन ये वेरिएशन किस वजह से आया, शेप की वजह से आया, ठीक है। ये वेरिएशन शेप की वजह से ये वेरिएशन मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस मिलेगा भाई, यहाँ 9.8 से थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, 10 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, यहाँ थोड़ा कम मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे मैंने पता किया, मैंने भाई सिंपल इस रिलेशन से पता किया। मैं एक बार यहाँ रिलेशन फिर से लिख देती हूँ क्लीन करके, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। मैंने इस रिलेशन से ये पता किया कि इक्वेटर पे ज़्यादा है तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कैसी होगी, कम होगी, और जी की वैल्यू पोल पे कैसी होगी, ज़्यादा होगी, सिंपल, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ हाइट की रिलेटेड, ठीक है। अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर होते जा रहे हो, मान लो आप सेंटर पे हो, ठीक है, और आप अर्थ से दूर जाते जा रहे हो, 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 तो जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखते हैं अगर मान लो मैं दूर जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ, तो मेरी डिस्टेंस तो देखो रेडियस बढ़ती जा रही है। अगर आर ज्यादा होगा तो जी कैसी होगी, कम। यानी अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर भी जाओगे, अगर आप हाइट भी बढ़ाओगे अर्थ की सरफेस से, तो जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो वैसी ही बात करते हैं, अगर हम अर्थ की तरफ आते जा रहे हैं, अर्थ की तरफ आते जा रहे हैं, अर्थ की तरफ आते जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्यों बढ़ेगी भाई, तो यहाँ तो अर्थ भाई मान लो ये सेंटर पे, ठीक है, हम तो सिंपल सेंटर पे हैं, मैं और अंदर डेप्थ में घुसती जा रही, तो मेरा हाथ छोटा होते जा रहा है भाई। मैं यहाँ सरफेस पे हूँ, मैं और अंदर घुसते जा रही है अर्थ की तरफ, ऊपर हाइट पे हूँ, मैं और अंदर आती जा रही हूँ। तो अगर अगर हम हाइट पे होंगे प्लस हम डेप्थ पे भी होंगे, अभी बता दो, सपोज आप अर्थ के सेंटर पे आ गए बिल्कुल, अब आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला पार्ट, अर्थ के ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला जितना पार्ट है यहाँ पे फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ से भी फोर्स आ रही, यहाँ से भी फोर्स आ रही, यहाँ से भी फोर्स आ रही, यहाँ से भी फोर्स आ रही। नीचे का पार्ट भी आप पे फोर्स लगाएगा, यहाँ से भी फोर्स, यहाँ से भी फोर्स, यहाँ से भी फोर्स, यहाँ से भी फोर्स। अर्थ के हर पार्ट से आपको फोर्स लग रहा है, क्योंकि अभी आप अर्थ के सेंटर में हो, बिल्कुल डेप्थ में घुसे हुए हो। अब सब जगह से इक्वल फोर्स आपको लग रही है, तो सारी फोर्स क्या करेगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, और एट द सेंटर ऑफ अर्थ आप पे जो फोर्स, जब फोर्स ही कैंसिल आउट हो गई तो फोर्स कितनी हो गई, फोर्स तो जीरो हो गई भाई। जब फोर्स ही जीरो हो गया, जब मेरा फोर्स ही जीरो हो गया, तो मेरा जी की तो कोई बात ही नहीं है,
मेरा जी भी कम हो गया, 0 हो गया, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ आपका जी क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ आपका जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे आप सेंटर पे खड़ो, यहाँ से भी एक उतनी फोर्स आ रही है, नीचे से के पार्ट से भी उतनी फोर्स लग रही है, सारी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, तो जी भी 0, वही तो पढ़ रहे थे। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ आपका जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल था, ठीक है। तो दो चीज याद रखना आपको, पहले तो ये रिलेशन पोलर इक्वेटर वाला, दूसरा आपको एट द सेंटर ऑफ अर्थ आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख दो, नहीं तो मैं लिखवा देती हूँ, ये इस रिलेशन से मैंने डिराइव किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। चलो इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम एक डिफरेंस करने के लिए आगे चलते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आई थिंक बहुत कुछ क्लैरिटी तुम लोग को हो गई होगी। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन, और ये भी बच्चा लोग इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या क्या डिफरेंस है। अब तुम लोग को बहुत कुछ क्लियर होगी। अगर मैं कैपिटल जी की बात करूं तो बेटा ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, सिंपल सा। सबसे पहला डिफरेंस तो भाई नाम बता दो कि क्या क्या अंतर है दोनों में। ये क्या है बच्चा लोग, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई मैंने तो पहले नाम बता के डिफरेंस क्लियर कर दिया। चलिए अब मैं बात करती हूँ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो भाई कैपिटल जी की वैल्यू तो हर जगह सेम है, तो इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। भाई ये हर जगह फिक्स है इसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्मॉल जी की बात करूं तो बेटा इट वेरीज, ठीक है, अकॉर्डिंगली ये वेरी करेगी। अभी हमने वेरिएशन देखा भी था, ठीक है। तीसरी बात करूं एसआई यूनिट की बात कर लूं पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, कैपिटल जी की एसआई यूनिट क्या थी, एसआई यूनिट लिखती हूं पॉइंट ऑफ डिफरेंस में। एसआई यूनिट कैपिटल जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब एसआई यूनिट की बात करती हूं जी में, स्मॉल जी में, तो डेट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतना पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत के नहीं है, 3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। वैल्यू लिखना चाहो तो वैल्यू भी लिख लो। चलो बात करते हैं क्या वैल्यू है। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस पे जो लेते हैं, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी जो वैल्यू लेते हैं दैट इज 9.8, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस काफी है, अच्छे से लिखेंगे ये। स्कूल एग्जामिनेशन में अब क्लियर कट पूछा जाता है 2 मार्कर में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस फॉर्म में ही कराती हूँ क्योंकि सवाल भी आपके इसी फॉर्म में आता है। आपको अलग अलग से नहीं पढ़ना कि पहले हम मास पढ़ेंगे फिर वेट पढ़ेंगे, नहीं, सीधा साधा इस चैप्टर में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कैपिटल जी स्मॉल जी, दूसरा ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यही आपको कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ, यही आपको डिफरेंस भी साथ साथ कराती चली जाऊंगी, तो ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों बड़ी सिमिलर टर्म्स है जो हम अपने डे टू डे लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। मास और वेट बड़ा कंफ्यूजन होता है इन चीज़ों में, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना भाई मेरा वेट तो 50 kg है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि भाई एक ही चीज़ है, कभी मास लिखा हुआ है, एक एस यहाँ पे ज़्यादा है, इसको हटा देना, ठीक है। तो मास और वेट का डिफरेंस समझिए। पहले मैं मास के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। मास का सिंपल मतलब होता है जिस चीज़ से आप बने हो। मास का मतलब जो आपके अंदर भरा हुआ है, आप किस चीज़ से मिलकर बने हो। भाई मैं मसल से हूँ, बोन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल हैं, तो जिस चीज़ से मैं मिलकर बनी हूँ उसे हम बोल देंगे मास। कितना मेरी बॉडी में मैटर है इसको बोलते हैं मास, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ पे हूँ तब भी मैं इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हूँ, और अगर मैं जुपिटर पे चली जाऊँ तब भी मैं इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हूँ। सिंपल सा फंडा, मेरे अंदर की चीज़ें तो नहीं बदलेंगी ना। तो मास क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कि भाई इंसान क्या उसके अंदर का इतना माल पानी भरा हुआ है, किस चीज़ से वो भरा हुआ है, ये मास हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वेट का। देखो वेट को बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, वेट का मतलब होता है फोर्स। कौन सी फोर्स, जो अर्थ आप पे लगा रही है। तो वेट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सर्टेड बाई अर्थ, ठीक है। तो वेट क्या है, एक वेट फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है वेट।
बस उसको वेट बोल दिया गया है, ठीक है। तो वेट और कुछ अलग चीज नहीं है। वेट, वेट क्या है? जो अर्थ आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वही है वेट आपका, ठीक है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे करा लेने दो पहले, पॉइंट ऑफ डिफरेंस खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं मास की बात करूं पहला, तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, कि भाई इंसान बना किस चीज से, ठीक है। वेट क्या है? इट इज, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स equal to the, equal to the gravitational pull exerted by any planet, ठीक है। सिंपल सा कि भाई कितना वो फोर्स पे पुल कर रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। मास की बात करती हूँ, भाई मास क्या है? और भी एक बात बताऊं, क्या मैं कभी मास जीरो हो सकता है? क्या मास जीरो हो सकता है? नहीं। क्या मैं जिस चीज से बनी हूँ, मास जीरो का मतलब इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कुछ है ही नहीं वो, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। पहले और मेजर लिखते हैं। तो मास बेटा क्या है? कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट। आप कहीं भी चले जाइए, आप जिस चीज से बने हैं भाई वो तो कांस्टेंट रहेगा। बट वेट क्या है? फोर्स है। तो बेटा इट वेरीज, ये तो बेटा वेरी करेगा हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यानी अगर जो लोग वर्ड यूज करते हैं ना कि मेरा वेट 50 केजी है, 60 केजी है, ये गलत है। वो कॉमन शुरू से यूज होते हैं तो लोग बोलते हैं, बट मुझे क्या बोलना चाहिए कि मेरा मास 50 केजी है, मेरा मास 70 केजी है, मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए जिस चीज से मैं बनी हूँ। तो यानी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ, मैं अगर एसआई यूनिट की बात करूँ तो मास क्या है? सिंपल, जिस चीज से आप बने हो तो इसकी एसआई यूनिट क्या ले लूँ बेटा? केजी ले लूँ। और अगर मैं वेट की एसआई यूनिट की बात करूं बच्चा लोग, वेट की एसआई यूनिट, तो ये है तो फोर्स ही बेटा, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन, है तो ये फोर्स ही, तो इसकी एसआई यूनिट जाएगी न्यूटन, जो न्यूटन की है, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, मास कैनॉट बी जीरो, मास कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। बट वेट की बात करूं, इट कैन बी जीरो। ये तो फोर्स है, फोर्स जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गया, इट कैन बी जीरो। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने जीरो पे लिख दिया, ठीक है, सारी चीजें। लास्ट, भाई मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आप तो उसको आर्म बैलेंस से मेजर करके निकाल लोगे मास सिंपल किस चीज से बना है। बट वेट निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ ना लिखकर यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। कभी भी आपको सवाल में पूछा जाए कि आपको किसी का वेट निकालना है, किसी यानी फोर्स निकालना है, तो वेट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज W इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल g। Here M stand for mass and G stand for acceleration due to gravity। तो वेट निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे mg, ठीक है। फोर्स भी ऐसे ही निकालते हैं ना, m इंटू ए, mg तो यही तो लिख सकती हूँ। तो वेट क्या है बेटा? फोर्स ही है, कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपल सा, ठीक है। इसलिए ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो ये 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका मास और वेट में लिए, जो कि आपके लिए बहुत इनफ है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए, सारा डिफरेंस कर लिया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा, वेट पे ही है, तो आप लोग सवाल लिखोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना लेना है स्मॉल जी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो सवाल में गिवन नहीं है, आप देखिए सवाल में जी गिवन ही नहीं है आपको, तो स्कूल में आप देख लेना आपकी मैडम सर ने क्या बताया आपको जी कितना लेना है। बट अभी मैं बच्चों को यही बताऊंगी कि जी की जो एक्यूरेट वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चीजें सॉल्व करोगे। स्कूल में 10 बोलता है तो गो फॉर 10 ऑल्सो, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए मैंने एक सवाल दिया था बच्चे तुम लोग को, देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। सिंपल सा छोटा सा सवाल है, एन ऑब्जेक्ट हैज मास 60 kg गिवन है, फटाफट गिवन लिख लेते हैं, दो तीन चीज, एक चीज ही गिवन है, दैट इज मास इज 60 kg, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून। तो पहला मैं अर्थ पे वेट निकालती हूँ, तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू m इंटू जी, मैंने यही फॉर्मूला पढ़ाया है। m है बेटा मेरा 60 और g मैंने बोला 9.8 ले लो। कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद? 588 न्यूटन, क्योंकि मैंने वेट निकाला है, वेट ऑन अर्थ आया 588 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ से वेट ऑन मून निकालूंगी, मुझे पता है वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ,
ठीक है, सिंपल सा मैं क्या ले लूं भाई, वेट ऑन मून इज इक्वल टू अर्थ पे कितना था 588 डिवाइडेड बाई 6 कर दो, कितना आएगा मेरा आ जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, तो मेरा दोनों सॉल्व हो गया। वेट ऑन मून इज 98 न्यूटन। तो बस सिंपल सा तुम लोग को फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। ठीक है, चलिए लास्ट आज की क्लास का ये लास्ट समझने वाला टॉपिक है। इसके बाद थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे। कह रहा है फ्री फॉल के बारे में। ठीक है, क्या है फ्री फॉल? बड़ा छोटी सी चीज़ है ये, नाम ऐसा लग रहा है फ्री फॉल, कोई ऐसे फ्री होकर नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पे किसी चीज़ को फ्री ही कर रहे हैं, लेकिन क्या फ्री कर रहे हैं? एयर को फ्री कर रहे हैं। जैसे फ्री फॉल का सिंपल सा मतलब है, आप सिर्फ ये मानोगे कि आपके अगल बगल सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, और कुछ भी नहीं। अगर आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो आपको बस ये मानना है, ये मान के चलना है कि कोई एयर नहीं है बीच में, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है। इसी को हम फ्री फॉल बोलेंगे, मतलब फ्री कर दिया एयर से। आप मान लोगे कि भाई एयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, यानी सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। और फ्री फॉल का मतलब ये नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट हमेशा गिरेगी तभी फ्री फॉल होगा। मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालूं तो भी मैं फ्री फॉल ही बोलूंगी उसको, मैं मानूंगी ही नहीं। अरे मुझे हमें बस ये मानना है कि एग्जिस्ट क्या कर रही है, सिर्फ ग्रेविटी। यानी आपको चीज़ों को ग्रेविटी के हवाले कर देना है। ठीक है, सिंपल सा लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, यानी सिर्फ हमें अर्थ के ही बारे में, अर्थ के हवाले कर दिया, यानी हम कुछ लेंगे ही नहीं, ना एयर ना कुछ भी। इट इज नोन एज फ्री फॉल, सिंपल सा। ठीक है, तो फ्री फॉल का एक डेफिनेशन आता है, व्हाट इज फ्री फॉल। तो जब हम सिर्फ एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लें, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो उसे हम फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल में मुझे कैसे इक्वेशन को अरेंज करना देखेंगे। सबसे पहले मोशन की इक्वेशन, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी आयान बताएगा मेरे को, तीसरी इक्वेशन फटाफट। हिमांग बताएगा तीसरी इक्वेशन, मोशन की तीसरी इक्वेशन फटाफट। निकुंज, अर्नव, पढ़ो, तुम लोग को पता ही नहीं मोशन की तीसरी इक्वेशन क्या है, कहाँ से ग्रेविटेशन समझ में आएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा मेरी बात को बस सुनना ध्यान से। ठीक है, आप जो 9th में फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, देखो केमिस्ट्री में मैंने पहले भी बताया था ना, केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट कोई नहीं, लेकिन फिजिक्स ध्यान से सुनना। अगर आपको आप ये फंडा लेके चलते हो ना कि अरे मोशन नहीं पढ़ा तो चीज़ें चल गई, फोर्स लॉ नहीं पढ़ा, मैम ग्रेविटेशन पढ़ा रही, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं, मैं सच बताऊँ कोई फायदा नहीं है। ये सारा ये एक, जैसे 7th 8th में क्या होता है, एक इंडिविजुअल चैप्टर होता है ना, हर चैप्टर बिल्कुल अलग होता है। अभी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, फिर सोलर सिस्टम पढ़ोगे, कुछ ऐसे ही होते हैं। अभी आप एसिड बेस पढ़ रहे होगे 9th छोटे क्लासेस में, उसके बाद आप तुरंत अवर इन्वायरमेंट पे चले जाओगे, कुछ ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं होता। बट 9th क्लास का जो सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स, ये पूरा कोर्स है। आप ऐसा सोचोगे ना कि पहला चैप्टर मिस कर दिया दूसरा पढ़ लेंगे, तो मैं तो ये बोलूँ कि आप एक टॉपिक भी मिस नहीं कर सकते। सोचो पहले की एक्सेलरेशन और मोशन अब भी कोरिलेट कर रहा है, यानी अगर आप मोशन पढ़ोगे तो आपको फोर्स समझ में आएगा, अगर आप फोर्स पढ़ोगे, मोशन पढ़ोगे तो ग्रेविटेशन समझ में आएगा, और ये तीनों पढ़ोगे तो वर्क एनर्जी समझ में आएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये सब लिंक्ड है एक दूसरे से, तो इसको सीरियस लो, क्योंकि फिजिक्स सच में 9th क्लास की थोड़ी परेशान करती है बच्चों को, बट थोड़ी अच्छे से पढ़ा जाएगा तो कोई परेशान नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब लिंक्ड है, ऐसा नहीं सोचना कि वह पढ़ लिया, अब देखो तुम लोग को ये याद नहीं है तो फिर आगे बताने का तो कोई मतलब, यहीं पे मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है कि मैं कैसे समझाऊं इसको आगे। तो देखो रिवीजन करो। अब मैं फ्री फॉल में इसको चेंज कर रही, ध्यान से देखेंगे बेटा। वी मैं अभी ऐसे ले लूं, यानी इस चैप्टर में स्पेशली ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल में ये मोशन के लिए है, जो मोशन में पढ़ा इस चैप्टर के लिए अलग होगा, देखेंगे। यू मैंने वैसे के लिए ले लिया। अब बेटा मैंने इस चैप्टर में एक्सेलरेशन की जगह मैंने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, यानी मेरा इक्वेशन थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा देखेंगे मैं क्या चेंज कर रही। अच्छा एक बात बताओ, इस चैप्टर मैं किसी चीज़ को ऊंचाई से गिरा रही हूँ ना,
तो ये जो मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैं लिख सकती हूँ, क्या मैं इसकी जगह हाइट लिख सकती हूँ? तो s की जगह मैं क्या ले लूँ, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम यहीं पे तीसरी वाली इक्वेशन पे देखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2gh। यानी ये जो मैंने आपको तीन अलग लिखवाई है मोशन से ही, ये कहाँ यूज होगी, इन केस ऑफ फ्री फॉल। या तो बच्चा लोग तुम अभी के लिए समझ लो कि जब भी ग्रेविटेशन से सवाल आएगा, किसी चीज को ऊपर फेंका जा रहा है, किसी चीज को नीचे फेंका जा रहा है, तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी। गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, स्कूटर चल रही है, तो ये वाली यूज होगी। किसी चीज को ऊपर नीचे फेंक रहे हैं तो ये वाली यूज होगी। सिंपल सा। तो यहां तक करेंगे सारे बच्चे, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। चलो, तो यहाँ पे बेटा चैप्टर तो खत्म हो गया ग्रेविटेशन। रुक जा भाई, चलिए कुछ सवाल देखोगे कि भाई चैप्टर से कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो एक सवाल लिखा हुआ है, सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, फिर मैं डिस्कस करती हूँ कहना क्या चाहता है सवाल, ठीक है। देखो मैंने अभी एक सवाल दिया था तुम लोग को, मैं डिस्कस करती हूँ क्या कहना चाह रहा है। थ्योरेटिकल सवाल है बिल्कुल, कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। सबको पता है कि जैसा मास होगा वैसे इस पर फोर्स लगेगी। व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो फिर ये कह रहा है कि क्यों भाई मासेस की, भाई फोर्स तो मास के अकॉर्डिंग लग रही है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एक हम किसी अगर एक भारी ऑब्जेक्ट को गिराए और किसी हल्के को गिराए तो भारी ऑब्जेक्ट को पहले गिरना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सिंपल सा, ठीक है। पहला नॉर्मल अगर मैं बात करूं, अभी अगर मैं इस रूम में एक भारी ऑब्जेक्ट ले लूं, एक बॉल ले लूं और एक पेपर, एक फेदर ले लूं, सिंपल सा, एक बॉल ले लूं, एक पंख ले लूं, तो कौन सा पहले गिरेगा? ऑफ कोर्स बॉल आके पहले गिरेगी, ठीक है। बट यहाँ पे ये बात ऐसा क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ये बात कर रहा है फ्री फॉल की। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपके फ्री फॉल पे। मैंने आपको फ्री फॉल में ये बताया कि आपको तो ये मानना ही नहीं है कि बीच में एयर एग्जिस्ट कर रही है, किसी चीज का कोई लेना देना। यानी आपको सिर्फ क्या मानना है कि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, यानी एक्सेलरेशन लग रही है, सिर्फ इतना मानना है। हम तो मान ही नहीं रहे एयर है, इस रूम में तो एयर है ना। तो अगर मैं इस रूम से एयर को हटा दूं, सपोज वैक्यूम क्रिएट कर दूं, सच बताऊं अगर आप रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दो तो आप अगर एक हैवी बॉल फेंकोगे और फेदर फेंकोगे तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। तो एयर क्या लगाता है बीच में? रेजिस्टेंस लगाता है। लेकिन हम तो एयर ले ही नहीं रहे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फ्री फॉल। अब हो क्या रहा है, हम तो सिर्फ ग्रेविटी के हवाले कर दी चीज़ों को, अर्थ पे हवाले कर दिया। अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है, अर्थ जो एक्सेलरेशन लगा रहा है। अब ध्यान से सुनना, अर्थ, ये फॉर्मूला याद करो, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी छोटा एम लिखा हुआ है? नहीं। यानी भाई अर्थ को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मास किस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। अर्थ, इस फॉर्मूले से ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में तो कहीं छोटा एम मेंशन ही नहीं किया गया है। यानी आपका अर्थ की एक्सेलरेशन जिस फोर्स से वो खींच रहा है, जो ग्रेविटी है, वो तो छोटे मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो जैसा भी होगा अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर, लेकिन बशर्ते अगर हमने ये मान लिया कि एयर एग्जिस्ट नहीं कर रही, फ्री फॉल हो रहा है, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन अगर एयर होगी तो ऑफकोर्स जो भारी चीज़ है वो पहले गिरेगी, क्योंकि हमें पता है कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस पर एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो वो उसको टाइम लगेगा नीचे आने में। जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस पर एयर रेजिस्टेंस कैसे लगेगी? कम लगेगी, तो वो फटाफट नीचे आ जाएगी। बट ये फ्री फॉल के केस में, और हमें पता है कि अर्थ की जो फॉर्मूला है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो स्मॉल एम की बात ही नहीं करता, वो तो छोटे मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो सिर्फ बड़े मास पे और जी पे और आर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इरिस्पेक्टिव ऑफ मासेस दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे गिरेंगे, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। मैं आपको इसको लिखवा देती हूँ अच्छी तरीके से, बट ये सवाल बार बार आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा, चलिए एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले जितना पढ़ने पे तुम्हें क्लियर हो रहा है वो लिखते चलो, ठीक है। यानी मैंने एक बॉल लिए, उसको ऊपर की तरफ उछाल दिया, ठीक है। जब भी ऐसी बात करेंगे तो यानी केस कैसा है? फ्री फॉल का है। मैंने बताया ना, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, नीचे फेंकते हैं, तो वो वाली इक्वेशन यूज करनी जो मैंने डिस्कस करी हुई है, ठीक है। यानी इस केस में जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, भाई मैं किसी चीज को फेंकूंगी तो किस वेलोसिटी से फेंकूंगी ना, तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू, दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात बताओ बच्चा लोग, क्या मैंने आपको जब पढ़ाया था साइन कन्वेंशन फॉर स्मॉल जी, तो मैंने उसमें लिखाया था अगर हम किसी चीज को जब फेंकते हैं तो एट मैक्सिमम हाइट, बहुत ऊपर जाने के बाद उसका v कितना हो जाता है फाइनल, वो कुछ क्षण के लिए जीरो होगा तब वो नीचे आएगा। भाई किसी चीज को फेंकोगे तो कुछ सेकंड्स के लिए वो जीरो होगा, फिर वो नीचे अर्थ की तरफ आएगा ना। तो एट मैक्सिमम हाइट v क्या ले लूं मैं?
0 ले लूँ। मुझे पता है जी मुझे क्या लेना है 9.8। लेकिन एक बात बताओ, ये केस है ऊपर फेंकने वाला। जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो जी पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी है तो जी की मैं ले लूँ -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं सवाल क्या कहना चाहता है। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मुझे हाइट निकालना है, दूसरा मुझे टाइम निकालना है। क्या टाइम निकालना है? द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न, मतलब पूरी टाइम भाई फेंका फिर वो वापस, मतलब वापस मेरे हाथ में आने में कितना टाइम लगा, मैंने बॉल को फेंका और कितने टाइम बाद मेरे हाथ में आया। ध्यान से देखेंगे बाय अप्लाइंग फ्री फॉल इक्वेशन। ठीक है, टाइम निकालते हैं, मतलब एच निकालना है। मुझे तीसरा इक्वेशन बहुत अच्छी लगती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मुझे एच निकालना है, एच को यहीं रहने दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। ये मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे आके डिवाइड करेगा। v की ले लूँ 0, u की वैल्यू 49 का स्क्वायर और 2 इंटू -9.8। ठीक है, 49 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2401। क्रॉस चेक कर लेंगे बच्चा। 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -19.6। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर क्या आएगा तुम्हारा 122.5 मीटर। ठीक है, यानी मेरा हाइट कितने आ गया 122.5 मीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, इधर देखो बेटा, डिस्कस नहीं करो, मैं करा रही हूँ, पहले देख लो। ठीक है, नेक्स्ट करा द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं यहीं पर टाइम निकाल देती हूँ। मोशन की पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, मुझे टाइम निकालना है, टी को यहीं रहने दो, v माइनस यू अपॉन जी। ठीक है, इधर मैं कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, v कितना है 0, u कितना है 49 और g कितना है -9.8। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करोगे 490 अपॉन 98, सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, कुछ तुम्हारा 5 सेकंड आएगा सॉल्व करके। अब ध्यान से सुनना, ये 5 सेकंड क्या है भाई, 5 सेकंड तुमने बॉल फेंका, 5 सेकंड उसको जाने में लगा, 5 सेकंड आने में भी लगेगा, तो टोटल टाइम तुमसे पूछ रहा है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए तुम टोटल टाइम ऊपर जाने में, टोटल टाइम नीचे आने में, तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है, ये भी लिख लो साइन कन्वेंशन जी में भी। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होगा ये इक्वेशन और ऐसे सॉल्व करने हैं आपको न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं तक।